हाँ भाई, सभी को नमस्कार। कैसे हो? आज गर्मी तो नहीं लग रही ज्यादा? सर्दी लग रही है? ये यहाँ से कहाँ गए भाई? 1 बजे से तो शुरू होती है आपकी क्लास या 12 बजे से? तो सर को कह दिया करो उनको 5 मिनट पहले छोड़ दिया करें। नहीं छोड़ दे, क्योंकि मेरी एक आदत है टाइम पे आना, टाइम पे जाना। अच्छा है, सपोर्ट कर रहे हो उनको है? अच्छा ये बात है क्या? नहीं बैग रख के कहाँ भागे? तो पीके क्यों नहीं आते जब आए अभी हैं? अच्छा ये क्लास ही चल रही होती है। ओके ठीक ठीक ठीक। लाओ रजिस्टर दिखाना। देखिए आज मैं आप लोगों को कुछ दिखाने के लिए लेके आया था कि डेटा कलेक्शन किस तरह से होता है कोई भी चीज का। एक किताब लिखवाई मैंने सीवी का, और ये भी वो लेके आया तीसरा अंक जिसे कहते हैं विशेषांक। तीसरा अंक कौन से महीने का होगा? सितंबर का। पहला अंक होता है जुलाई का, दूसरा और तीसरा अंक। और इसका वो पेज भी निकाला जो एक बार आया था, देखिए किसी सीविया में, इसकी फोटो कॉपी है कि ये सीविया का जन्म कब और कैसे हुआ, पहली बार कब प्रकाशित हुई, क्योंकि बहुत सी किताबों ने गाइडों ने कैसे लिखा है इनकी डेट को। तो इसलिए मैं बिना एविडेंस कोई भी चीज नहीं बोलता, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं ये चीजें। इसी का पेज है, जुलाई 1966 में पहला अंक प्रकाशित किया गया। उसके बाद देखिए किताब और है, वो दिखाता हूं आप लोगों को इसमें। कल जिसकी हम बात कर रहे थे, राजस्थान बोर्ड शिक्षण पत्रिका, और इसका भी अंग्रेजी में नाम है राजस्थान बोर्ड जर्नल ऑफ एजुकेशन, शॉर्ट में क्या कहते हैं, बोर्ड जर्नल। त्रैमासिक पत्रिका, हिंदी भाषी पत्रिका ये देखिए, जिसमें बोर्ड की जितने भी इनोवेशन होते हैं वो इसमें क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं। तो ये है बोर्ड की पत्रिका। उसके बाद देखिए डाइट द्वारा प्रकाशित होने वाली एक पत्रिका, मासिक पत्रिका है, साल में एक बार प्रकाशित होती है। उसके बाद देखिए अभी जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा आरएसटीवी, क्योंकि हर डेटा को मैंने अपडेट रखता हूं। 2022-23 की रिपोर्ट है खुद की आरएसटीवी की, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की खुद की रिपोर्ट है, ये इसका सिंबल है। क्योंकि कोई भी चीज होती है जब डेटाबेस होती है और उसकी सारी चीजें ऐसे ही प्रोसीजर जो मेरे बैंक में लिया है, बाकी सारी दुकान घर पे लगा रखी है, सारी बिना एविडेंस नहीं, शब्द नहीं बोलता। सारी चीजों के क्या होनी चाहिए, एविडेंस होने चाहिए, और ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा जहां काम नहीं किया, इसलिए सारी चीजें बड़ी आसानी से अवेलेबल हो जाती है। उसके बाद देखिए अभी जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसको पढ़ रहे थे, आरएसओएस, राजस्थान स्टेट बोर्ड, और इसी के अंदर देखिए सबसे पहले लिखा है अब दीपो भवन, इसके अंदर जो लिखा हुआ है, और इस भवन का नाम भी लिखा हुआ है एकलव्य भवन, जिसकी फोटो दे रखी है। क्योंकि अगर आप नेट पे जाएंगे और नेट से अगर कोई चीज को प्राप्त करते हैं, वहां अपडेट नहीं होती गवर्नमेंट की साइट है। मैंने 555 सेंटर बताए थे इसके, नेट पे एक बच्चा लिखा है बोल 474 में सरकारी साइट है, अपडेट हो जाए तो हो जाए, नहीं हो तो पता नहीं कितने साल हो, लेकिन अपने पास क्या है। फिर उसके बाद देखिए इसी के अंदर सारी चीजें लिखा है, पूरी प्रोसीजर लिखी हुई है, जो कार्यक्रम चल रहे हैं एक एक करके, जिनको कल मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था। उसके बाद इसका एक लोगो बना रखा है ऊपर, देखिए इस लोगो में लिखा हुआ है सभी तक सबके लिए। तो ये देखिए इसके अंदर क्या है, पूरी इसकी विशेषताएं, और इन पर हम बात करेंगे। और देखिए सरकार द्वारा प्रकाशित होने वाली सूचना पत्रिका, शिक्षा विशेषांक निकला था जितने भी साल में नहीं है, इस वर्ष जो भी चीजें हुई है सरकार द्वारा देखिए वो सारी चीजें हैं इसमें। इसलिए सारी चीजें आपको दी जाती है तुरंत अपडेट के साथ, ताकि आप जब भी चीजों को, यहाँ दिखाने का मतलब ये नहीं था कि किसी चीज का प्रचार प्रसार कर रहा हूं या कोई चीजें है, यहाँ ये था कि जब भी आप किसी चीज को पढ़े, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का बच्चा आंख बंद करके विश्वास नहीं करता किसी भी चीज पे, तर्क करने लग जाता है, क्योंकि आप जिस बच्चे को पढ़ाएंगे बच्चा भी तर्क करने वाला होगा आपके पास, सर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, अब ये थोड़ी तो बैठ जा बेटा, तो किसको अब बात करता है, ऐसे नहीं करेंगे आप लोग उसको। देखिए चीजें हैं, क्या रखा है उसने नहीं आता तो बच्चे से यही कहना बेटा आज मुझे ध्यान नहीं है, क्या मुझे याद, और कल कोशिश करके मैं आऊंगा तो आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये होना चाहिए हमारा जवाब, ये नहीं उसको डराना, उसको धमकाना या उसको डांटना की वजह से नहीं। बच्चे में जिज्ञासा, आप लोग भी हमसे पूछ लेते हैं, कोई डेटा मिस हो जाए, कोई जानकारी मिस हो जाए, ये कहते हैं ये तो याद नहीं है, और याद नहीं है तो हम आपको कल बता सकते हैं, कोशिश करेंगे इस चीज की। ये होनी चाहिए हमारे अंदर, तरह की चीजों की प्रवृत्तियों को अपनाना है। क्या पढ़ेगा? आरएसओएस, राजस्थान स्टेट ओपन स्वयं पाठी विद्यार्थियों का एक बोर्ड, और राजस्थान सरकार के माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त शासी संस्था, और स्वायत्त शासी संस्था में दो देखिए क्या होती है समितियां, एक गवर्निंग काउंसिल और एक एग्जीक्यूटिव कमेटी, कार्यकारिणी। यहाँ मूल रूप से दो अधिकारी रहते हैं, निदेशक और एक सचिव। निदेशक कौन बनेगा? आरएस अधिकारी, और सचिव कौन बनेगा? कौन बनेंगे? जेडी। तो देखिए हम बात कर रहे थे उसके बाद इसकी विशेषताएं, ऑनलाइन आवेदन और पाठ्यक्रम की बातें दोबारा याद दिला देता। एक बार फॉर्म भरा जाता है 5 वर्ष के लिए, और 5 वर्षों में 9 बार पेपर दे सकता है। 10वीं के लिए 14 वर्ष की आयु जरूरी, और देखिए उसमें होते हैं 10वीं में 17 विषय, 17 में से न्यूनतम 5 अधिकतम 7। देखिए उसके अंदर क्या ले सकते हैं, सब्जेक्ट न्यूनतम 5 और मैक्सिमम 7। देखिए फिर आता है 15 साल का बच्चा और 21 सब्जेक्ट, और इसमें से देखिए कितने, वही 5 या 7, ये तो था सब्जेक्ट का। देखिए फिर उसके बाद मैंने आपको इसके अंदर बताया था क्रेडिट वाली बात, टीओसी, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब देखिए यहाँ क्या है, क्रेडिट का मतलब है जो विषय बच्चे ने पास कर लिए वो दोबारा पास करने की आवश्यकता नहीं है, वो उसके सेव रहेंगे, जैसे अपने खाते में कोई जमा पूंजी हो जाए तो अपनी है, इसी तरह से उसको क्रेडिट मिलता है इस बात का। अगर वो लेना चाहे तो, अगर नहीं मैं एक बात करूंगा, ठीक है लेना चाहे तो क्रेडिट ले सकता है वो। अब देखिए इसी बोर्ड से यदि पेपर देता है तो मैक्सिमम कितना क्रेडिट ले सकता है, 4 विषय का। 5 का क्यों नहीं ले सकता? 5 का मतलब तो सीधा सा है पासिव हो गया। फिर देखिए दूसरी चीज आती है, अदर बोर्ड से आता कोई भी बोर्ड जैसे यहाँ है ना बीएसईआर, बसीर क्या है, अगर यहाँ से बच्चा पास होकर आ जाता है ना, फेल होकर आ जाता है 10वीं के अंदर, लेकिन मैक्सिमम अगर किसी विषय में पास हो गया गलती से, उसका क्रेडिट ले सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितने विषय का, 2 सब्जेक्ट का। फिर था अपना पीसीपी कार्यक्रम। पीसीपी क्या है ना, मैंने लिखा नहीं है, लिखा उसको कल बोला भी था मैंने, व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम। लिखो तो व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम, पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम, पीसीपी, पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम, यानी बच्चा पर्सनल रूप से जाकर इस संस्था से संपर्क कर सकता है। इसके लिए कैंप लगाया जाता है, और कैंप हर वर्ष लगता है, प्रति वर्ष कैंप लगता है, प्रति वर्ष कैंप लगता है। देखिए इन बच्चों के लिए, इनकी समस्याओं के समाधान के लिए कैंप लगेगा, फिक्स है 25 दिसंबर से 8 जनवरी तक, 15 दिवसीय। तो ये जानकारी लिखनी है हमें, पीसीपी कार्यक्रम में लिखो प्रति वर्ष 25 दिसंबर से 8 जनवरी तक 15 दिवसीय, प्रति वर्ष 25 दिसंबर से 8 जनवरी तक 15 दिवसीय कैंप का आयोजन किया जाता है, जिसमें बालक की समस्याओं का समाधान किया जाता है, और समस्या कैसी भी हो उसको, इस प्रोग्राम से संबंधित कोई भी समस्या हो, सभी समस्याओं का क्या किया जाता है, समाधान किया जाता है। क्लियर हो गया? देखिए पीसीपी कार्यक्रम कब से कब तक होता है। अब देखो उसके बाद अगला कार्यक्रम लिखिए, इसके अंदर जैसे दे रखा है अंक सुधार, अगली विशेषता लिखो अंक सुधार।
कोई बच्चा देखिए यदि उसकी परसेंटेज कम बनी तो किसी विषय का दोबारा पेपर देना चाहे तो दे सकता है, और दोबारा पेपर देना वो क्या कहलाता है, अंक सुधार कहलाता है, ताकि अंकों में क्या कर सके वो सुधार। लेकिन जिस वर्ष पास हुआ है उसके एक वर्ष तक ही होता है अंक सुधार, ऐसे नहीं होता पंचायत जब दे वो। अंक सुधार का अवसर कब होता है, जिस वर्ष वो उत्तीर्ण करता है उसके अगले साल में आवेदन कर सकता है अंक सुधार। कितने सब्जेक्ट में अंक सुधार कर सकता है वो, 2 4 7 कितने में कर सकता है। अच्छा अपने यहाँ बोर्ड में अंक सुधार होता है कि नहीं होता है, होता है, होता है नहीं होता, होता है अपने यहाँ भी। कितने में कर सकते हैं अपने यहाँ, चलो लिखो इसमें, बालक द्वारा अधिकतम 7 विषयों में अंक सुधार कर सकता है, बालक द्वारा अधिकतम 7 विषयों में अंक सुधार कर सकता है, अर्थात उसे दोबारा से पेपर देने होंगे, अर्थात उसे दोबारा से पेपर देने होंगे। एक और है देखो, आंशिक प्रवेश की विशेषता लिखो। ये आंशिक क्या होता है पार्शियल। चलो देखो एक सवाल पूछता है सिंपल सा, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, सवाल है ये, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ऑप्शन ए आंशिक रूप से, अधिकांश रूप से, और एक और बना लेते पूर्ण रूप से, उपरोक्त सभी। मेरा कहने का मतलब है सब जानते हैं आप भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और यहीं से सवाल बनाने वाले के पास देखिए उसी से सवाल बना दिया, और मैं ये कह रहा हूं कि इस सवाल को जल्दी से कोई हल भी नहीं करके आएगा। आता हुआ प्रश्न भी हम गलत करके आते हैं, क्या आंसर होगा बताओ। चलो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, कई कह रहे पूर्ण रूप से तो कई कह रहे अधिकांश और कई कह रहे उपरोक्त सभी तीनों ही है। देखिए यहां मैं आपसे ये नहीं पूछना चाहता था इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, मैं जो कहना चाह रहा था कि मैसेज ये था, कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता, कोई भी इजी नहीं होता है, हर क्वेश्चन में आपने समझ डालिए और हल करना सीखिए। मैंने केवल इतना सा पूछा था, देखिए ये हमारा ग्लोब है, ग्लोब को 2 भागों में बांट देते हैं 0 डिग्री विषुवत रेखा के आधार पर। इसके ऊपर वाला पार्ट कहलाता है नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ वाला कहलाता है साउथ हेमिस्फीयर, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। भारत शुरू होता है 6 डिग्री से लेकर 37 डिग्री तक, भारत शुरू होता है 6 डिग्री से 37 डिग्री तक। अब देखिए यदि भारत की स्थिति ये होती तो कहते आंशिक, अगर भारत की स्थिति ये होती तो कहते हम अधिकांश, लेकिन भारत की लोकेशन ये बताती है उसे लैटिट्यूड और लैटिट्यूड के आधार पर देखते हैं तो 6 डिग्री से लेकर 37 डिग्री नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध, तो पूर्ण रूप से भारत उत्तरी गोलार्ध में है। देखो हर चीज के कंसेप्ट होते हैं, याद रखना, और जब तक कंसेप्ट नहीं आते ना तब तक हम कुछ नहीं जानते। और अपनी परीक्षा में ये पूछते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं अपने राजस्थान जी की शुरू हो भी नहीं हो गई हो जाएगी। देखिए राजस्थान के अंदर ये पूछ लिया जाए, राजस्थान में सर्वाधिक तिरछी किरणें कब गिरती है और कितने डिग्री तक गिरती है, और कितने डिग्री का कोण बनाती है लास्ट तक जब हमारी तिरछी होती है। राजस्थान में सीधी किरणें अभी तक स्थानीय पढ़े होंगे आप लोगों ने, हर बार जीके की टेस्ट बढ़ती जाती है, तो क्यों नहीं देखिए हम जो इन किरणों का तिरछापन है ये सब चीजें एक साथ ही पढ़ते चले, कब गिरती है मैक्सिमम तिरछी और किस दिन और किस तारीख और कितने डिग्री तक सीधी गिरती है, तो किस दिन गिरती है, क्योंकि इस पृथ्वी पर सारा खेल किसका है, सूर्य की तिरछी किरणों का। बस अगर ये झुका नहीं हो और ये तिरछापन नहीं है, तिरछापन का कारण है पृथ्वी का टिल्ट होना, अगले अक्ष पर झुके हुए होना, और पृथ्वी नहीं, इस ब्रह्मांड में कोई भी खगोलीय पिंड ऐसा नहीं है जो सीधा हो बिल्कुल ऐसे, सारे खगोलीय पिंड क्या है, झुके हुए हैं। और इसीलिए देखिए जैसे सूर्य को देखते हैं 6 डिग्री, चंद्रमा 6.6 ऐसे, ऐसे पृथ्वी को देखते हैं कितने डिग्री, 23.5 डिग्री, और मंगल 25 डिग्री, इसीलिए तो कहते हैं मंगल पर जीवन की संभावना हो सकती है, इसका टिल्ट और अर्थ का टिल्ट लगभग बराबर है, इसलिए जीवन की संभावना। और एक ग्रह तो ऐसा है इतना झुक गया और बिल्कुल की तरह ऐसे घूर्णन करता है, जिसे कहते हैं लेटा ग्रह, लेट गया ना हमारे डिग्री पे, तो वो देखिए घूर्णन करेगा तो वो कैसे घूर्णन ऐसे, वहां देखिए बात की सिचुएशन अलग होती है, पोलर पे देखिए बात बनते हैं, उसको हम कहते हैं लेटा ग्रह, इतना है इतना है इतना है, लेकिन कोई भी ग्रह अभी तक जितने ज्ञात है कोई भी सीधा नहीं है। और इन्हीं झुकाव के कारण प्रत्येक देखिए पूर्णिमा को ग्रहण नहीं होता है और अमावस्या को भी ग्रहण नहीं होता है। ग्रहण का मतलब होता है इक्लिप्स, इक्लिप्स का मतलब होता है छाया, एक खगोलीय पिंड की छाया दूसरे खगोलीय पिंड। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, कोई भी विषय को जब हम पढ़ते हैं ना ऐसे पढ़ा करो बारीकी कंसेप्ट को सीखते हुए चलो, बस फिर अपने आप चीजें होने लग जाएगी, आसान हो जाएगा, पढ़ना खुद लोगे, बस से पढ़ रहे हो, लेकिन पढ़ने का एक तरीका होना चाहिए हमारे पास, सोर्सेज होने चाहिए, अच्छी अच्छी किताबें होनी चाहिए, वो खरीदते नहीं है, गाइड खरीद के लाते पूछते हैं गाइड। ये बार बार मैं आप लोगों को इसलिए रोका टोकी करता रहता हूं ताकि आप लोगों को एक तरह से जाके बाजार में किताब खरीद लाओ, बस अपने अपने विषय की जो विषय अध्यापक पढ़ाते हैं उनसे आप पूछिए, वो आपको बताएंगे, क्योंकि मेरा कोई विषय नहीं है, इसलिए मैं किताब नहीं बता सकता आपको, क्योंकि ये तो क्या है सरकार द्वारा चल रही संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं को मैंने एक जगह लिखा है तो एक गाइड बन गई, मेरी खुद की गाइड आती है कलाम पब्लिकेशन एसएस यादव के नाम से, तो मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इनकी कोई पुस्तक ही नहीं है, पुस्तक नहीं है तो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन सब्जेक्ट की होती है मानक पुस्तक, किताबें भी कई तरह की होती है, पूरा पुस्तकें, रेफरेंस बुक और स्टैंडर्ड बुक्स, हमें तो अंतर ही नहीं पता होता ये होती क्या है। जो मानकों पर खरा उतरे मानक, रेफरेंस बुक जहां से पहली बार डेटा कलेक्शन किया जाता है, जैसे कैलेंडर, किसी व्यक्ति की जीवनी, किसी के यात्राओं की रिसर्च, ये रेफरेंस बुक। एक होती है पूरा बुक, मुख्य किताब को पढ़ते समय जब हम दूसरी किताब की सहायता लेते हैं तो उसकी पूरा जैसे स्कूल में चलने वाली टेक्स्ट बुक और उसकी सहायता के लिए हम लेते हैं पासबुक या कोई किताब होती है उसकी सप्लीमेंट्री बुक। आ जाइए क्या लिखा है मैंने, आंशिक प्रवेश। तो देखिए बच्चा यहाँ पर आंशिक प्रवेश भी ले सकता है, देखो कैसे, किसी बच्चे ने 5 विषय लिए, पास हो गया, उसने सोचा मैं 5 पास कर सकता हूं, और भी पास कर सकता हूं, तो अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए 2 विषय और ले सकता है, और 2 विषय और लेकर कितने हो जाएंगे इसके। या देखिए कोई भी बच्चा जिसने 10वीं कर लिया बसेल से, बोर्ड से क्या कर ले, अब वो चाहता है कि यहाँ तो मैंने 6 सब्जेक्ट पढ़े, कुछ और सब्जेक्ट पढ़ना चाहता हूँ 10वीं में, इससे योग्यता बढ़ाने के लिए क्या कर सकता है, अदर सब्जेक्ट से भी स्टडी कर सकता है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट और चलते हैं यहाँ के अलावा एक्स्ट्रा। तो यही है हमारा आंशिक प्रवेश, यानी थोड़े से विषय के लिए क्या ले सकता है प्रवेश। तो लिखो योग्यता वृद्धि करने के लिए, योग्यता वृद्धि करने के लिए अपनी पसंद के अनुसार, योग्यता वृद्धि करने के लिए अपनी पसंद के अनुसार अधिकतम 4 विषयों का चयन कर सकता है, अधिकतम 4 विषयों का चयन कर सकता है। तो कितने विषय में योग्यता वृद्धि कर सकता है, मैक्सिमम 4, वैसे 1 में भी कर सकता है, 2 में भी कर सकता है, 3 में भी कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम 4। ये तो थे इसकी कुछ मेजर विशेषताएं। हम चलते हैं इसके बाद देखिए जो बच्चे 10वीं और 12वीं पास कर जाते हैं उनको इनाम भी देता है ये बोर्ड, लड़की को तो मेगा पुरस्कार, लड़के को एकलव्य पुरस्कार, और हर लेवल पर 2 पुरस्कार दिए जाते हैं। तो लिख लीजिए प्रोत्साहन योजना, इसके अंदर जो पुरस्कार की योजना दी रखी है जिसका नाम क्या है, प्रोत्साहन पुरस्कार योजना, प्रोत्साहन पुरस्कार योजना, लिखिए ना। अब देखिए लड़के को तो क्या कहेंगे पुरस्कार मिलेगा, एकलव्य, और लड़की को मिलेगा, तो यहाँ देखिए हम सबसे पहले लिखते हैं कक्षा, कौन सी, एक तो 10वीं और एक लिखेंगे 12वीं, 2 ही परीक्षा होती है यहाँ पर। 10वीं पास करने पर भी वही पुरस्कार है, मेगा पुरस्कार, और दूसरा कौन सा है, एकलव्य पुरस्कार। ये पुरस्कार पहले दिए जाते थे 2 स्तर पर, अभी नया पुरस्कार चालू कर दिया पिछले साल से खंड स्तर पर भी। कौन से लेवल पर मिलता है, खंड लेवल पर भी। उसके बाद देखिए ये पुरस्कार लोक के बाद आता है जिला स्तर पर भी, और उसके बाद ये पुरस्कार राज्य स्तर पर भी। ये पुरस्कार मिलेगा देखिए उन बच्चों के जो बच्चे टॉप होंगे अपने अपने लेवल पर, लेकिन 60 से कम परसेंटेज तो नहीं मिलेगा किसी को। मिनिमम कितने परसेंटेज जरूरी है, 60% अंक अनिवार्य है, अनिवार्य देखो इस पुरस्कार के लिए।
सबसे पहले देखिए खंड लेवल पर जो पुरस्कार दिया जाता है, खंड लेवल पर जो पुरस्कार की व्यवस्था की गई है, कितने बच्चों को मिलेगा? तो एक तो आएगा खंड लेवल पर पहला स्थान, एक आएगा दूसरा स्थान, कोई भी हो चाहे लड़का हो या लड़की, लड़का है तो क्या कहलाएगा और लड़की है तो। और इसमें देखिए जो पुरस्कार का जो प्रावधान किया है, जो फर्स्ट रैंक पे आएगा उसको 5100 रुपए दिए जाएंगे। इसके अंदर कितने का प्रावधान किया गया है? इसमें 5100 रुपए का प्रावधान किया गया है। देखिए एक मिनट में और देख लो भाई, पैसे गड़बड़ तो नहीं गए हैं, हाँ कम ज्यादा हो जाएंगे। 5100 रुपए और सेकंड वाले को कितने मिलेंगे इसके अंदर? 3100 रुपए। अब देखिए वही जिला स्तर पर फर्स्ट और सेकंड वाले को यहाँ मिलेंगे 5100 रुपए और फर्स्ट वाले को देखिए यहाँ मिलेंगे 11000 रुपए। ऐसे ही राज्य स्तर पर देखिए सेकंड वाले को मिलेंगे 11000 रुपए और यहाँ मिलेंगे 21000 रुपए। ये प्रावधान है 10वीं में और सेम ऐसा कैसा रहेगा 12वीं में। सेम ऐसा कैसा प्रावधान किसमें रहता है? 12वीं में रहता है। हाँ जी, ये है सेम, ये रुपए मिलेंगे इनको। हाँ जी है? अब देखो बनाने वाले को जहाँ कभी कई बार कुछ भी नहीं मिले तो कुछ भी बना देता है। इनमें से पूछने के सवाल नहीं है, पूछा जाए लड़कों को जो पुरस्कार दिया जाता है उसको क्या नाम है या न्यूनतम कितने प्रतिशत होने चाहिए, ये होना चाहिए। बाकी लाइनें बना देते हैं, कई बार नीचे 4 लाइनें बना के नीचे समूह बना देता है, कौन सी लाइन गलत है ऐसे पूछ सकता है। लेकिन एक बार पढ़ते हैं तो याद रह जाती है चीज, पढ़ना तो चाहिए सब चीजों। बालक को कौन सा पुरस्कार है? एकलव्य। और बालिका को लिख लिया? लिखो एक योजना। अच्छा, एक बच्चा एक गाड़ी लेके आया मार्केट की, नाम नहीं लूंगा, उसमें क्या था कि गलत लिखा थी, पूरी सारी उल्टी सीधी लिखी हुई थी। और साहब आपने ये पढ़ा दिया किताब में, इसमें ये लिखा हुआ। मैंने कहा मेरी भी मत मानो, किसी की भी है मेरे पास। अरे ये तो मैंने भी छापा ना, इसको यदि आप देखोगे पीके गोयल साहब जो समय एसीएस थे और नीचे कौन लिखा हुआ है? निदेशक और यहाँ सचिव साहब, और उनके द्वारा छपी हुई सरकारी की देखिए ये क्या है? अनुक्रम लिखा है, मेरे द्वारा छपी हुई नहीं है। इसमें अगर गलत लिखा है तो गलत होगा और इसमें जो सही लिखा है वो सही। और ये चीजें सामान्य गलत नहीं होती, इसमें कोई छोटी मोटी मात्रा की हो जाती है, बाकी इन चीजों में गलतियां नहीं होती है। लिखो उसके बाद शिक्षा सेतु योजना, छोटी योजना चलाइए, शिक्षा सेतु योजना प्रारंभ 2021-22 से, प्रारंभ 2021-22 से। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को प्रवेश दिया जाता है। इसमें मात्र 30 रुपए लगेंगे उनके। जो महिलाएं इस योजना के अंतर्गत प्रवेश लेती हैं वो देखिए महिलाएं अगर इस बोर्ड से परीक्षा उत्तीर्ण करना चाहती हैं या फॉर्म आवेदन करना चाहती हैं 30 रुपए लगेंगे मात्र उनके, और बाकी सारी चीजें निःशुल्क मिलेगी उनको। सारी फीस कौन भरेगा उन बच्चों की? सरकार का देखिए एक योजना है इंदिरा महिला शक्ति योजना, वो देखिए एनजीओ द्वारा इसकी सारी फीस का पुनर्भरण किया जाएगा। ऐसे छूट देते हैं, बाकी फीस काफी ज्यादा है, इसकी स्टडी मटेरियल वगैरह बहुत सी चीजें आती है। लिख लो अपने इसके अंदर शिक्षा सेतु योजना प्रारंभ 2021-22 लिखो इसके बाद। इस योजना के अंतर्गत प्रवेश लेने वाली महिलाओं को, इस योजना के अंतर्गत प्रवेश लेने वाली महिलाओं को मात्र 30 रुपए शुल्क देना होगा, मात्र 30 रुपए का शुल्क देना होगा फीस। शेष फीस का पुनर्भरण, शेष फीस का पुनर्भरण इंदिरा महिला शक्ति योजना में, शेष फीस का पुनर्भरण इंदिरा महिला शक्ति योजना से किया जाएगा, इंदिरा महिला शक्ति योजना से किया जाएगा। और हमारी एक एजेंसी क्या हो जाती है? क्षमा, तीसरी एक एजेंसी और थी, क्या नाम था? RSPB। लिखो नए पन्ने पर नया टॉपिक। हाँ जी, ये तो पता नहीं योजना है सरकार की कब तक चलनी, आप ढूंढेंगे तो मिल जाएंगी योजनाओं को ना। लिखो हिंदी और अंग्रेजी में पूरा नाम, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड, टेक्स्ट बुक बोर्ड। हिंदी में हम कहते हैं राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल। जिसकी किताब लेके आया था मैं और आप लोगों को दिखा रहा था मासिकांक का। इसके अंदर देखिए लोगो बना हुआ है, उस लोगो में क्या लिखा हुआ है? अरे लोगो में यही लिखा है और कुछ भी लिखा हुआ है। लोगो में भी क्या लिखा हुआ है? यही लाइन लिखी हुई है, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल। कहां पर है? झालाना डूंगरी जयपुर। तो पहले तो मुझे बताओ प्रारंभिक शिक्षा की है या माध्यमिक? प्रारंभिक की पहले लिखा था। अच्छा, राजकीय है या स्वायत्त शासित? स्वायत्त शासित, ठीक है, ये चीज क्लियर हो जाती है तो लिख लो इसकी पहचान एक बार। प्रारंभिक शिक्षा के अधीन एक स्वायत्त शासित संस्था, प्रारंभिक शिक्षा के अधीन एक स्वायत्त शासित संस्था, स्वायत्त शासित संस्था। सबसे पहले बात करते हैं स्थापना की। कहानी शुरू होती है 1956 से। देखिए 1956 सुनो कहानी। 1956 से पहले सरकार कोई किताब नहीं छापती। सारी किताबें कौन छापते थे? प्राइवेट पब्लिकेशन वाले लोग। अब प्राइवेट वाले छापेंगे तो मन मर्जी के मूल्य रखेंगे और कागज की क्वालिटी भी घटिया रखेंगे और महंगी किताबें मिलेंगी, सब जगह उपलब्ध भी नहीं होंगी, यानी उनकी मोनोपोली चलेगी। इस चीज से तंग आकर सरकार ने पहली बार 1956 में कक्षा 1 से 8 तक की पाठ्यपुस्तकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। कब किया? 1956 में कक्षा 1 से 8 तक की पाठ्यपुस्तकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण का मतलब है कि अब सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया किताबों को छापना। अब प्राइवेट वाले नहीं छापेंगे 4 तक की किताब, कोई नहीं छापेगा। क्यों? उसका क्या कर दिया? राष्ट्रीयकरण। और राष्ट्रीयकरण किया गया उससे पहले पॉलिसी बनाई थी राष्ट्रीयकरण नीति, और उस नीति के तहत इन किताबों को ले लिया कक्षा 1 से 8 तक की पाठ्यपुस्तकें। अब जैसे राष्ट्रीयकरण किया तो अब सरकार को जिम्मेदारी थी कि छपवाओ किताबें। छपवाने के लिए कोई ना कोई विभाग खोलना पड़ेगा, कोई डिपार्टमेंट या कोई संस्था को करना पड़ेगा। तो इसलिए देखिए सरकार ने राष्ट्रीयकरण जैसे ही किया तो एक मंडल खोला, उसका नाम था राष्ट्रीयकरण पाठ्यपुस्तक मंडल। क्या नाम था? राष्ट्रीयकरण पाठ्यपुस्तक मंडल। ये खोला गया झालाना डूंगरी जयपुर में। कब खोला? इसी वर्ष 1956 में झालाना डूंगरी जयपुर में इसकी क्या हो जाती है? स्थापना। देखो जयपुर। और इसे देखिए शिक्षा विभाग के अंतर्गत रख दिया। प्रारंभिक में है माध्यमिक। अरे 56 में प्रारंभिक और माध्यमिक एक ही हुआ करती थी, याद करो मैंने शुरू में बताया। जो 97 में जाके अलग हुई थी 97। कहां सोई रहते हो?
उस समय तो एक ही विभाग था ना, प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, तो यानी शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक ऑफिस खोल दिया नया उस समय, और ये ऑफिस किताबें छापने लगा। अब एक बात सोच के देखो, 1956 से पहले किताबों की क्या स्थिति हो। उस समय देखिए जिले में एक दुकान होती थी किताबों की, और जब देखिए उसकी किताबें एक ही बार बिकती थी, जब स्कूल चालू होती थी, बाकी तो वो वहां राशन का माल बेचता था, किताबें कौन खरीदता था। और आज देखिए किताबों का व्यवसाय कितना बड़ा होगा, गांव गली मोहल्ले में भी देखिए किताबें रखने लग जाते हैं लोग। और उस समय गांव में अगर एक बच्चा कोर्स लिया, सारे बच्चे उसी से पढ़ लिया करते थे गांव के, क्योंकि इतने पैसे नहीं थे, जिला हेडक्वार्टर में कोई भी जाता था 1956 में, जानते नहीं थे गांव के लोग, साधन नहीं थे उनके पास परिवहन के, अगर कोई जिसके पास थोड़े बहुत पैसे वो एक कोर्स लिया था, सब गांव के बच्चे एक ही कोर्स से पढ़ा करते थे। उस समय किताबें भी अलग अलग होती थी हर बच्चे के पास, क्योंकि सरकार छापती नहीं थी, एक रूप थी नहीं, सब अलग अलग किताबें होती थी, तो बच्चों को यही नहीं होता पढ़ना क्या है। उस समय हमारे सिलेबस वगैरह भी जारी नहीं होते थे, बस पढ़ा दिया करते थे, बच्चे को पढ़ना लिखना आ जाए, अक्षर ज्ञान हो जाए। इस तरह की व्यवस्था थी, कोई ज्यादा अच्छी व्यवस्थाएं थी नहीं, इसीलिए तो सरकार ने क्या करना पड़ा, एकीकरण करना पड़ा 1956 में, और एक ऑफिस खोला जिसका नाम क्या है, राष्ट्रीयकरण पाठ्यपुस्तक। अब इसके द्वारा किताब छपने लगी, शुरू के 2-3 साल तो अच्छी छपा, जब तक प्रिंटिंग प्रेस बढ़िया थी, इसलिए देखिए छापते छापते किताब, अब देखिए इस पन्ने पे छापते अगले 4 पन्नों तक छपाई हो जाया करती थी, पहले किताबें ऐसी आती, एक चित्र बनाते ऐसे बन जाता जैसे रोज का शाही का डब्बे बन गए, पता नहीं लगता चित्र किस चीज का बना रखा, यानी क्वालिटी नहीं थी, ना कागज में क्वालिटी ना प्रिंटिंग में क्वालिटी। इसलिए देखिए एक कमेटी का गठन किया गया 1967 में, उस समय का आईएएस थे जिनका नाम था श्यामलाल। क्या नाम था इसका, उनकी अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन हुआ जिसका नाम पड़ा श्यामलाल समिति, और इस समिति ने कहा ये तो ऐसे ही छापेगी, जब तक आप इसको स्वायत्ता नहीं दोगे, फ्री नहीं करोगे, तो ये काम नहीं आ सकता, ये क्वालिटी नहीं आ सकते। तो इन्होंने किसकी अभिशंसा कर दी, समिति ने स्वायत्ता की, स्वायत्ता की अभिशंसा। इसने कहा कि इसको क्या दी जाए, स्वायत्ता दी जाए तो ये काम करेगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। इनकी बात को मान लिया गया 1973 में, कब मान लिया, और इसको क्या प्रदान कर दी, स्वायत्ता, और नाम कर दिया आरएसटीबी। कब हुआ, 1973, और इसका पंजीकरण होता है देखिए, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट अस्तित्व में जब तक नहीं आती, जब तक सहकारी विभाग के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाए, और रजिस्ट्रेशन का अधिनियम है राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958 यानी 58, उसके अंतर्गत इसका पंजीकरण होता है 29 दिसंबर 1973, ये पंजीकरण, और कार्य करना शुरू करता है आरएसटीबी 2 दिन बाद, यानी 1/1/1974 से कार्य प्रारंभ। ये कहानी है, तब जाकर बना हमारा आरएसटीबी। देखिए पूरी कहानी आपके सामने 3 टुकड़ों। अब देखिए गड़बड़ी होती है, परीक्षा में सवाल पूछा जाता है, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की स्थापना कब हुई। ऑप्शन 1 आता है 1956 में, ऑप्शन 2 आता है 1967 में, ऑप्शन 3 आता है 1973 में, और ऑप्शन 4 आता है 1974 में। आरपीएससी ने डिलीट किया था इस सवाल को, वापस आ जाओ, बता देना उत्तर, पहले उठा लो, उठा लो आप इसको। अरे कुर्सी किसने हटाई है, ला मैं स्टूल पकड़ा दूं, बस थैंक यू। पूरी कहानी समझ में आई या नहीं स्थापना की। अगर देखिए मैं सीधा ये लिखा लिखा 29 दिसंबर 1973, तो समझ में नहीं आती पहले क्या था, आज क्या है ये। उतार लिया अभी सबने। शायद उतार लिया लगता है ना। अब बात आती है इसके उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या था, 3 उद्देश्य थे इसके, मांग, प्रिंटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। मांग, मुद्रण और वितरण, 3 काम थे इसके। तीनों ही कामों को लेकर इसकी क्या की गई थी स्थापना। किताबों की मांग करना, जितनी मांग है मांग के अनुरूप क्या करना, मुद्रण करना, और उन्हें निःशुल्क पहुंचाना यानी वितरण करना, 3 काम है। लेकिन प्रारंभ में ये छापता था केवल और केवल कक्षा 1 से 8 तक की, लेकिन 2010 के बाद से ये छापने लगा है 1 से लेकर 12वीं तक की। और इस साल ये छाप रहा है प्री प्राइमरी की भी 3 किताबें छाप रहा है इसमें, जो अपनी बाल चलेगी ना इनके लिए केवल 3 किताबें। अब इसके अंदर जो मैंने रिपोर्ट को जब देखा था तो 3 किताबों का जिक्र किया है। तो देखिए अपने इसके अंदर हम बात कर रहे हैं उद्देश्य के अंदर, तो वो लिखिए अब उद्देश्य में लिखो कक्षा 1 से 12वीं तक की, कक्षा 1 से 12वीं तक की, कक्षा 1 से 12वीं तक की पाठ्य पुस्तकों की मांग, पाठ्य पुस्तकों की मांग डिमांड, कोमा, मुद्रण, प्रिंटिंग एवं वितरण डिस्ट्रीब्यूशन। मांग, मुद्रण और वितरण। सामान्यतः देखिए हर कोई यही कहता है, इसका मूल काम यह है मुद्रण और वितरण करना भी। बिना मांग के किसका, पहले मांग तो करेगा, मांग करने का भी चैनल है, बहुत सारा टाइम लगता है उसमें, फिर उसके अकॉर्डिंग टेंडर होता है। अब मुझे बात बताओ, 2010 से छपने लगी 9वीं से 12वीं की किताब, लेकिन 2010 से पहले कौन छापता था 9 से 12 की किताब, ये बता दो जल्दी से। बस इनके पास प्रिंटिंग प्रेस नहीं है, तो उसका काम ये भी रहेगा क्या, फिर वो कहां जाता है इतनी दूर पेपर छपवाने, छपा लेना अपने पेपर को। अपनी कस्टडी में अगर उनके पास प्रिंटिंग प्रेस है तो सोचिए एक मिनट के लिए, कभी क्यों कलकत्ता है और हैदराबाद पता नहीं कहां था, और सारे पेपर में साउथ से प्रिंटिंग होते हैं। और पता है प्रिंटिंग क्यों करवाई जाती है, वहां जो प्रिंटिंग में काम करते हैं उसको पढ़ना लिखना भी नहीं आता उन लोगों को। ऐसे लोगों से काम करवाया जाता है, उनको पता नहीं लगेगा कि छपवा क्या रही है क्या चीज, तो जैसे वहां से सील हो गए। और ऐसे लेबर को रखते हैं कि वो बच्ची को टेपिंग जो लगा के ना, इनको पढ़ना लिखना है, बस ये काम करते रहे, क्योंकि इनकी भी साख होती है जो देखिए बड़ी बड़ी अरबों रुपए की प्रिंटिंग प्रेस लगा के वो नहीं चाहता मेरी प्रिंटिंग प्रेस बदनाम हो जाए, आगे से काम मिलना बंद हो जाए, काम मिलना बंद हो जाए तो अरबों रुपए कौन उसको लेगा, करोड़ों में अरबों में होता है ये देखिए पब्लिकेशन का काम। इतना छोटा बिजनेस नहीं होता, बड़ी बड़ी प्रेस गवर्नमेंट की जितनी भी चीजें होती है बड़े लेवल पे टेंडर होते हैं इनके, और लिफाफा बंद उसमें होते हैं, ये टेंडर ओपन नहीं होते कभी ये टेंडर। इसलिए और साउथ वाले अपने यहाँ छपवाते हैं, अब मैं भाषा छपवा लो सबके सामने यहाँ राजस्थान पढ़ भी लेते हैं, इधर देखिए तमिल में छपवा लेता है, तमिल में नेत्रम कर दो, कुछ भी नहीं आना जाना है। चलो आगे लिखिए उद्देश्य के बाद। अच्छा सवाल उत्तर नहीं दिया, मैं भूल हो जाता हूँ, ये लिखा देते क्या था, कौन छापता होगा बताओ। 2010 से पहले 9वीं से 12वीं तक की किताबें, आरसीईआरटी का छापा खाना कब से हो गया भाई, हद कर दिया, बताओ क्या काम दे रहे हैं उसको।
जो हमारे प्रदेश की नोडल एजेंसी को छापाखाना बना दिया आपने। अरे प्राइवेट पब्लिकेशन छापा करते थे, गवर्नमेंट की कोई प्रेस नहीं छापती थी। कौन छापता था? बोर्ड द्वारा टेंडर दिया जाता था किसी प्राइवेट पब्लिकेशन वाले को, आपको इतनी लाख किताब छाप कर देनी है, तब हुआ करता था ये। अब देखिए जब बाहर इतने पैसे खर्च हो रहे तो सरकार ने सोचा क्यों ना अपनी इसी से छपवा ले, आरएसटीवी से। किससे छपवा ले जाए? आरएसटीवी। अब लिखो प्रबंधन और प्रशासन इसका, प्रबंधन एवं प्रशासन। कौन सा? वो तो गिर ही रहा है। देखो पहली बार पता है कब छपी थी किताब? 56 में कहानी, 57 में पहली बार कोर्स आया था, 15 कोर्स छपे थे मात्र। कितने कोर्स छपे थे? 15 विषय, जितने सरकार ने डिमांड की थी। और आज 15 नहीं, आज तो देखिए 1 से 8 तक के 62 सब्जेक्ट छपते हैं, हिंदी और इंग्लिश को मिलाकर। और बाल के पता नहीं कितने हैं इसके अंदर लिखे हुए रिकॉर्ड में, जो मैं आपको बता देता हूं। डेटा देखिए से पता लगता है पहले कितना छोटा काम था और आज ऐसे सवाल पता है जब पेपर बनाने वाला होता है ना, किताबों में नहीं होते, सवाल खोज खोज के लाता है। आरएसटीवी द्वारा पहली बार प्रकाशन कब किया गया? 1957 में। और कितने कोर्स छपे थे? 15 कोर्स छपे थे। और अभी का अगर रिपोर्ट देखते हैं तो देखिए 9 से 12 तक के 248 कोर्सेज हैं। कितने हैं? 248। हिंदी, इंग्लिश, व्यवसाय शिक्षा, सब चीजों। और अब की बार अंग्रेजी माध्यम की 3 किताबें छपी हैं इन्होंने। देखिए पहली बार एक नर्सरी की है, एक एलकेजी की और एक यूकेजी की, पहली बार छपी है 2022-23 में। इससे पहले नहीं छपी थी। एलकेजी यूकेजी की किताबें कब से छपना प्रारंभ हो गई? 2022-23 से। वैसे तथ्यों को थोड़ा ध्यान रखा करो, कई बार क्या है कि चलते चलते भी पढ़ जाओ तो अपना काम हो जाता है, तो इनको भी आप कहीं नोट कर लिया करो, लिख लो चाहिए गलत से कहीं भी, क्योंकि बनाने वाले का कोई भरोसा नहीं है। मेरा जैसा होता है बाल की खाल निकाल लेता है। प्रथम संस्करण 1957-58। कितने कोर्स छपे थे? कक्षा 1 से 8 के 15 कोर्स प्रकाशित, 15 कोर्स प्रकाशित। दूसरा तथ्य लिख लो, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल या स्कूलों के लिए नर्सरी, एलकेजी, लोअर किंडरगार्टन, यूकेजी की पहली बार पुस्तकें प्रकाशित, प्रकाशित सत्र 2022-23 से। एंड मानी नर्सरी, उसके बाद एलकेजी, यूकेजी की तीनों की एक ही किताब छपी है। ये कहां चलेंगे? इंग्लिश मीडियम जो स्कूल है, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम, उनमें चलाई जाएगी बाल वाटिका। और उस बाल वाटिका में जो बच्चे एडमिशन लेंगे इस साल, उनको ये किताब मिलेगी। मिली नहीं है? मिलेगी जुलाई से नए सत्र में ये किताबें, तो ये छाप रहा है। और देखिए अगले सत्र के 1 साल पहले छप जाती है किताबें। लिखिए ये, चलो हेडिंग क्या थी अपनी? अब देखिए प्रबंधन और प्रशासन से पहले हमें ये पता होना चाहिए कैसी संस्था है ये? स्वायत्त शासी। और जब स्वायत्त शासी संस्था हो तो उसमें 2 तरह की व्यवस्थाएं होती है, एक गवर्निंग काउंसिल और एक, अब आप ही ज्यादा समझदार हो गए मुझसे, शासी परिषद या नियामक परिषद। ये देखिए क्या हुआ भाई? दूसरा कौन सा था? कानूनी परिषद। वेरी गुड, कमेटी होती है यहाँ। दूसरा नाम क्या बताया था? निष्पादन, एग्जीक्यूटिव समिति। अब मुझे ये बता दो इसका क्या काम है जल्दी से? बोर्ड से संबंधित जो भी प्रशासनिक काम, वित्तीय काम, उन सबकी नियमावली बनाना और इसका काम उसको क्रियान्वित करना। तो इसका एक होता है अध्यक्ष, और अध्यक्ष होता है शिक्षा मंत्री। पहले शिक्षा मंत्री कौन थे जो इसके अध्यक्ष बने थे? और उनका नाम था खेत सिंह, आरएसटीवी के पहले अध्यक्ष। और वर्तमान में कौन है? डीडी कल्ला, डॉक्टर बुलाकी दास कल्ला। देखिए ये पहले थे और वर्तमान में जो है आपके सामने। तो ये तो कौन सी परिषद? शासी परिषद। अब आते हैं कार्यकारिणी। देखिए इन परिषद के बारे में डिटेल मिल जाती है। 9 तो पदेन सदस्य होते हैं इसमें और 3 होते हैं देखिए इसके अंदर मनोनीत मेंबर। इस साल 2 ही है मनोनीत, 11 मेंबर है इसके अंदर। देखिए इसके अंदर कुल सदस्य कितने हैं? 9 पदेन और 2 मनोनीत, इस तरह से टोटल कितने हो गए? 11 सदस्य। अब चलते हैं यहाँ पर, देखिए इसके अंदर कुल सदस्यों की संख्या है 9। कुल सदस्य कितने हैं? 9 होते हैं। देखिए 9 में से एक होता है इसका सभापति। सभापति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? चेयरमैन। कौन बनेगा चेयरमैन इसका? शिक्षा सचिव, शिक्षा सचिव। देखिए और एक होता है इसका सचिव। सचिव कौन बनेगा? सचिव बनेगा कोई भी आरएएस अधिकारी जो इसमें लग रहा है काम कर रहा होता है, इसका सेक्रेटरी होता है। पुरोहित जी को लगा रखा है इसी समय इसका सेक्रेटरी। उतार लिया सबने? देखिए मैंने ये तो लिखा नहीं कि इसका काम क्या है और इसका काम क्या है, ऑलरेडी पता है। ये नीतियां बनाते हैं, नीतियों को लागू करते हैं, बार-बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। अब ये जो बोर्ड होता है, इस बोर्ड में मुख्य अधिकारी कौन बैठता है? ये तो जब आते हैं 9 और 2, 11 लोग तो जब आते हैं, जब इसकी मीटिंग होगी। और ये 9 लोग भी कब आएंगे जब इसकी मीटिंग होगी। लेकिन आरएसटीवी में कौन अधिकारी बैठता है? जो मुख्य आरएसटी धुरी है, जो एवरी टाइम वहीं बैठा रहता है। तो लिखिए इसके अंदर आरएसटीवी के पदाधिकारी, आरएसटीवी के पदाधिकारी। सबसे बड़ा पदाधिकारी इसका होता है सचिव। कौन होता है? सचिव। कौन बनेगा? राज्य सरकार द्वारा नियुक्त, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आरएएस किसी को भी नियुक्त कर सकती है सरकार। ये जो सचिव होगा इस आरएसटीवी की धुरी होता है। आरएसटीवी की धुरी एक्सिस क्या होता है? ये इसकी धुरी होता है और ये इसका कार्यपालक होता है। इस कार्यपालक अध्यक्ष उसको कहते हैं कार्यपालक, मुख्य कार्यपालक होता है कार्यपालक। और सचिव के नीचे देखिए जो काम करते हैं वो होते हैं यहाँ पर सेक्शन ऑफिसर, अनुभाग अधिकारी। दूसरे कौन होते हैं यहाँ पर? अनुभाग अधिकारी।
सेक्शन ऑफिसर और अनुभाग अधिकारी जो होते हैं इसके अंदर देखिए जितने अनुभाग उतने अधिकारी। तो कितने अनुभाग है इसमें? प्रत्येक अनुभाग का एक मुखिया होता है। पहला अनुभाग है उत्पादन। उत्पादन का मतलब क्या है? किताबें छापना। या तो गेहूं चावल का उत्पादन थोड़ी हो रहा है, किसका उत्पादन हो रहा है? किताबों का। तो एक विभाग होगा किताबों को प्रिंटिंग करने वाला, उत्पादन अनुभाग। दूसरा देखिए किताबों को क्या करेगा? वितरण। तो वितरण अनुभाग हो गया। किताबें अच्छे से अच्छी छपे उस पर रिसर्च करेगा तो उसे कहा जाता है अनुसंधान अनुभाग। अब किताब छापने के लिए पैसे भी चाहिए तो देखिए वित्तीय अनुभाग हो जाएगा या लेखाधिकारी होगा एक वित्तीय अनुभाग, क्योंकि बिना पैसों के कुछ नहीं होता है। कैसे छापेंगे देखिए। और पांचवा होता है इन चारों पर नियंत्रण करने वाला प्रशासनिक अनुभाग। कौन सा होता है? प्रशासनिक, सारे कर्मचारियों पर नियंत्रण अनुभाग। तो बताओ कितने अनुभाग होते हैं इसमें? पांचों के पांच काम है, देख लो। एक किताब छापने वाला, एक किताबें बांटने वाला, एक अच्छी किताबें और रिसर्च करने वाला, एक लेखा जोखा रखने वाला और एक सबके ऊपर नियंत्रण रखने वाला। ये दो तरह के अधिकारी होते हैं इसमें, एक सचिव और एक सेक्शन ऑफिसर। अब आता है अंत में इसके कार्य। देखिए प्रबंधन हो गया। प्रबंधन के बाद क्या बचता है? आरएसटीवी का कार्यकारी आपको बताइए क्या काम है? मांग। आगे अरे तीन तो बताई मैंने, लिखा है नहीं लिखा भी पीछे? आपकी सहमति जरूरी है। लिखिए भाई आरएसटीवी के कार्य। कार्य नंबर 1 जल्दी से बताओ। पाठ्य पुस्तकों की मांग प्राप्त करना पहला काम है ये। और बताओ आरएसटीवी को ऑर्डर कौन देगा? वर्क ऑर्डर कौन देता है कि हमें 1 लाख पोस्ट चाहिए पहली क्लास की? ये ऑर्डर कौन देगा? ऑप्शन नंबर 1 शिक्षा सचिव, ऑप्शन नंबर 2 प्रारंभिक शिक्षा निदेशक, ऑप्शन नंबर 3 आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर, ऑप्शन नंबर 4 आरएससीआरटी उदयपुर। गलत। देखो ऑर्डर कौन देता है किताबों की, और जो ऑर्डर देगा वो पैसे भी देगा। ऑर्डर देगा वो चेक भी देगा साथ में, क्योंकि स्वायत्त शासित संस्था बिना चेक काम नहीं करते हैं। पहले कहते चेक तो पैसा होगा, शाही खरीद के लाएंगे, मशीन खराब होगी वो सही, स्टेपलर पिन खरीद के लाएंगे और किताब की डिजाइन करने वाले डिजाइनर लाएंगे, कार्टून बनाने वाले कार्टूनिस्ट लेके आएंगे, तब जाके आपकी किताब तैयार होगी, हो जाएगी। उसके लिए क्या चाहिए? तो देखो डिमांड कैसे होती है। सबसे पहले डिमांड शुरू होती है स्कूल से। आजकल सारा काम ऑनलाइन हो गया। स्कूल में पोर्टल है साला दर्पण। प्रत्येक स्कूल वालों को सरकार ऑर्डर देती है अगले साल कितनी किताब चाहिए, लॉक कर दो उस पोर्टल को। और ताला लगाने के बाद स्कूल वाले खोल नहीं सकते, ना बदलाव कर सकते। एक बार लिख दिया पहले में 10 कोर्स, दूसरे में 3 कोर्स, तीसरे में 3 कोर्स, लिखने के बाद लॉक। और लॉक होने के बाद ताला नहीं खोल सकते। ताला की चाबी किसी और के पास ही होती है, लोक लेवल के अधिकारी के पास। और कई बार तो देखिए लोग यहाँ से लगा देते हैं निदेशालय से ही, ताकि कोई बीच में एंट्री नहीं कर सके। ये लोग देखिए स्कूल वाले किसको देंगे? पीओ को डिमांड देंगे। लोग लगाते ही ऑप्शन आता है अग्रेषण का, फॉरवर्ड करने का। पीओ के पास चली जाएगी आपकी डिमांड। पीओ क्या करेगा? पंचायत में जितने भी स्कूल है सारों की देखिए उसको लॉक कर देगा डिमांड को, उसकी पूरी पंचायत की डिमांड हो जाएगी। और जैसे ये लॉक करेगा तो इसकी डिमांड को कहां भेज देगा? ये खंड स्तर पर भेज देगा, सीडीओ के पास। सीडीओ पूरे ब्लॉक की डिमांड को लॉक कर देगा। फिर उसके बाद देखिए ये पहुंच जाती है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, जिला। और जिले वाले लॉक करते ही ये पहुंच जाती है निदेशालय बीकानेर, निदेशक के पास। किसके पास? और ये डिमांड जाती है 2 टुकड़ों में, 1 से 8 प्रारंभिक शिक्षा के पास और 9 से 12 माध्यमिक शिक्षा के। 2 निदेशालय है ना, दोनों के पास अपनी अपनी डिमांड। निदेशक पूरे राज्य की डिमांड को एग्जाइन करता है, लॉक कर देता है। क्योंकि संख्या कम ज्यादा होने पर तो देखिए खत्म हो जाता है। जब हमने किताब मंगाई नहीं, आपने कैसे भेज दी? इसलिए सब लोग हो जाती है चीजें, कोई चेंजेस नहीं कर सकता, चाहे आपने गलत करी या सही डिमांड करी, आपकी लॉक। उसके बाद देखिए निदेशक महोदय जितनी किताब चाहिए उनका ऑर्डर देता है आरएसटीवी को। ये मांग रहा है डिमांड, इसको देगा ये डायरेक्टर लिख के कि मुझे पहले के इतने कोर्स, दूसरे के इतने कोर्स, तीसरे के इतने कोर्स, चौथी के कितने और 9 से 12 का माध्यमिक वाला निदेशक। फिर ये लिख के देता मुझे इतने रुपए भी चाहिए। फिर ये चेक बना के देता है इसको इतने रुपए का। तब जाकर इसके बिना ये एक भी किताब नहीं छाप सकता है, और इसके ऑर्डर के बिना ये किताब देगा भी नहीं, क्योंकि ऑर्डर देने का आदेश इसका है। कई बार स्कूलों में किताब नहीं पूछती है तो पता क्या कहते हैं? मास्टर की किताब नहीं दे रहे, किताब ऐसे नहीं आती मेरे भाई। अगर आपको एक्स्ट्रा किताब चाहिए तो ऑर्डर ऐसे जाएगा चैनल से निदेशक, और निदेशक जिस दिन सीट पर बैठेगा उस दिन वहां जाएगा, फिर वहां छपेंगे, फिर वापस आएंगे। आने का तरीका मैं बाद में बताऊंगा कैसे आएंगे। अभी तो केवल डिमांड का तरीका ही है अपना। ये तो समझ में आया नहीं? लिख लो यहाँ नोट लगा के, बहुत अच्छा सवाल है ये। हाजी हाजी। फंडिंग देगा हमारा शिक्षा विभाग। अब देखिए वो किसी से भी दिलाए हो, आरएससीआरटी से दिलाए, किसी और से। मेरे पहले का खजाना आरएससीआरटी को है, ये उसके माध्यम से भुगतान करवाता है, लेकिन भुगतान के लिए जिम्मेदारी यही नहीं आरएससीआरटी नहीं, ये आयुक्त जो है अपना आरसीएसई। आरसीआरटी नहीं होता, उसका काम तो कुछ नहीं है, वो तो अकादमिक संस्था पैसे नहीं होते उसके पास। जो देखिए खजाना तो मैंने पहले भी कहा ये है पूरे राजस्थान का खजाना। तो इसका मुखिया कौन होता है? आयुक्त। और इसके बारे में डिटेल से जब पढ़ूंगा, जब आएगा हमारा समग्र शिक्षा अभियान, तब इसके बारे में भी जानेंगे कब और कैसे बना। लेकिन खजाना इसके पास है, लेकिन जिम्मेदार कौन है? ये लिखो, इसमें एक लाइन लिखो। पाठ्य पुस्तकों की मांग निदेशक द्वारा पाठ्य पुस्तकों की मांग निदेशक द्वारा आरएसटीवी को भेजी जाती है। नीचे लिख लो। कक्षा 1 से 8 प्रारंभिक शिक्षा निदेशक, कक्षा 9 से 12 माध्यमिक शिक्षा निदेशक, कक्षा 1 से 8 प्रारंभिक शिक्षा निदेशक, कक्षा 9 से 12 माध्यमिक शिक्षा निदेशक। आगे चलते हैं दूसरा काम, पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण करना। दूसरा काम देखिए, पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण करना, प्रिंटिंग करना। देखिए किताबें कौन सी? 1 से 12 तक की छप गई है। तीसरा काम कौन सा आएगा? पाठ्य पुस्तकों का निःशुल्क वितरण करना। और वितरण करने के पूरे राजस्थान में पहले अलग सिस्टम था, लेटेस्ट जो सिस्टम है वो है 35 पुस्तक वितरण केंद्र बना रखे हमने यहाँ। तो देखिए वितरण करने के लिए क्या बना रखे? पुस्तक वितरण केंद्र। और पूछा जा सकता है आप लोगों से, वर्तमान में कितने पुस्तक वितरण केंद्र हैं? 35। जिले तो है 33। जयपुर जिले में 3 सेंटर हैं। 3 कौन कौन से? हाँ तो बताते हो 3 कौन से अभी? एक ग्रामीण का, एक शहर का, 2 तो हो गए। एक केंद्रीय होता है जहां ये जालाना डूंगरी में ऑफिस है, वहां से भी किताब मिलती है। तो कितने वितरण केंद्र हो गए? 35। 33 लोग 33। जयपुर का एक ग्रामीण या शहरी जोड़ लो और एक केंद्रीय। तो यहां लिख लो चाहे जयपुर जिले में 3 वितरण केंद्र हैं। जयपुर जिले में 3 वितरण केंद्र। एक नंबर केंद्रीय उप डिपो, केंद्रीय वितरण केंद्र। दूसरा जयपुर ग्रामीण,
और तीसरा जयपुर शहर। ये लीजिए, 3 काम हो गए इसके। इसके अलावा एक काम हो रहा है इसकी थ्योरी का, नो प्रॉफिट नो लॉस की पद्धति पर कार्य करना। नो प्रॉफिट नो लॉस की पद्धति पर कार्य करना ये क्या होती है? इनकी किताबों के मूल्य देखिए अधिक नहीं रखे जाते, क्योंकि इनका मूल उद्देश्य बच्चों तक पाठ्यपुस्तकें पहुंचाना है निःशुल्क, न कि उनसे लाभ कमाना। इसलिए न्यूनतम मूल्य पर ये किताबें क्या होती है? इसीलिए देखिए जो प्राइवेट वाले जो लोग होते हैं ना बुक सेलर, वो इन किताबों को नहीं बेचते जल्दी से। हर जिले में 1 या 2 ही होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स जो पंजीकृत होते हैं इनके, बाकी नहीं होते इसके। और हर जिले में जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उन्हीं को कोर्स मिलते हैं, उनसे पहले पैसे लेते हैं। कितने कोर्स चाहिए? इतने कोर्स चाहिए, ला पैसे दे, पहले चेक लेते हैं उनसे और फिर जाकर उनकी किताबों को क्या करते हैं? प्रकाशित और फिर उनके कोर्स तक पहुंचते हैं। हाँ जी, सूचना भाई, अच्छा मुझे बोलिए। अभी सूचना ये कितने लोगों का ऐप नहीं चल रहा है, सारी खातिर कर लिया। और अब देखिए जो नंबर आपने दिए थे उस नंबर पे एक्टिव करते हैं तो फेल हो रहा है। नंबर मतलब बदल दिया, या ऐप को आपने इंस्टॉल करो मतलब वो अनइंस्टॉलमेंट नहीं कर दिया इसको। देख लो इसके अंदर लिस्ट लिखा है जितने नंबर है सारे फेल हो रहे हैं। बार-बार वहां से देखिए जो टेक्निकल ऑपरेटर है वो एक्टिव करते हैं, एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। तो या तो इनको दोबारा से डाउनलोड करवाइए। हां हां, नंबर देखिए वो चेंज नहीं होंगे। वो कह रहे हैं कि अगर किसी को समस्या है तो इनके डेटा कलेक्शन नहीं करोगे है, तो कैसे पता लगेगा कि इनका है किसी और का? अच्छा ठीक, नंबर चेंज नहीं होंगे किसी भी हालत में। जो पहली बार लॉगिन किया था आपने, रजिस्टर करवाया था, या जो डेटा आपने वहां भरा है मोबाइल का उसी नंबर पे चालू होगा, आधार नंबर पर नहीं होगा। दूसरी सूचना ये है उसी नंबर से आपको लॉगिन रखना है अपने इसमें। एक और तीसरी, आज की तारीख में ही लॉगिन कर लेना। आज चालू कर रहे हैं सारे उनके जिनके भी प्रॉब्लम आ रही है, जो फेल हो रहे हैं उनके। ध्यान रखना इस चीज को, संभाल लेना अपने नंबर को, कहां है वो, किसी और को तो नहीं दे दिया है। अब देखिए प्राइवेट वाले जो मैं बात बता रहा हूं, बुक सेलर वाले नहीं बेचते किताब, एक किताब पर 1 रुपया मिलता है। अब आप देखिए एक गाइड बेचेगा 50 रुपए कमाता है, तो बुक सेलर का उद्देश्य क्या होता है? प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमाना, और इसका उद्देश्य क्या है? नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन देखिए बुक सेलर वाले ने भी देखिए नया रास्ता ढूंढ लिया पैसे कमाने। यहां से कोर्स लेते हैं और लाते ही उनके ऊपर देखिए चिड़ चढ़वा देते हैं, कवर चढ़वा देते हैं। और देखिए 20 रुपए की किताब आप मांगने जाओगे उनके अलावा 40 रुपए। आप देखिए 40 किस बात के? 20 रुपए कवर के हैं, क्योंकि उसका मूल उद्देश्य क्या है? चाहे वो कवर चढ़ाओ 5 रुपए का, लेकिन मैं तो 20 लूंगा, कवर ले तो ले नहीं। तो उनको पता है बुक ये और कहीं मिलेगी नहीं, यही चक्कर काट के बात आएगा, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या है? प्रॉफिट। अब इसमें सरकार भी कुछ नहीं कर सकती कि मैं तो कवर चढ़ा के बेचता है तो बेचता है, और जो चार्जेस देगा वो तो करेगा। तो उनका उद्देश्य अलग होता है, सरकार का उद्देश्य अलग है। लिखो चौथे नंबर, नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत पर कार्य करना। नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत पर कार्य करना। नंबर 5, पाठ्यपुस्तकों के क्षेत्र में अनुसंधान करना। पाठ्यपुस्तकों के क्षेत्र में अनुसंधान करना। पाठ्यपुस्तकों के क्षेत्र में अनुसंधान करना, रिसर्च करना कि बेस्ट किताबें कैसे हो, क्वालिटी अच्छी कैसे हो, चित्र बढ़िया कैसे बने, कौन सा पेपर ज्यादा अच्छा है, कौन सी प्रिंटिंग मशीन ज्यादा बढ़िया है, जिसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो कम समय में। इन पर क्या करते हैं? रिसर्च। अगला कार्य लिखिए, कौन सा नंबर है? 6 नंबर पर लिखो, कार्टूनिस्ट। अरे कार्टून बनाने वाले क्या कहते हैं? कार्टूनिस्ट, चित्रकार। कार्टूनिस्ट चित्रकार व डिजाइनर को अनुबंधित करना, कॉन्ट्रैक्ट पे लेना, अनुबंधित करना। ये स्थायी कर्मचारी नहीं होते, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कर्मचारी होते हैं। इनको साल के कॉन्ट्रैक्ट पे लिया जाता है, 1 साल के लिए या 2 साल के लिए, और उनसे ये काम करवाते हैं डिजाइनिंग का काम। लास्ट में लिख लो, सरकार चाहे जो चीज भी छापते हैं कुछ छापवाना चाहे सरकार का छापाखाना है, तो लिख लीजिए राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले कार्य। राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले कार्य। और इस तरह से खत्म हो जाता हमारा ये टॉपिक RSTV।